व्यापारी की शकल में छुपे वह लुटेरे जो भारत में केवल मसालों का व्यापार करने आते हैं। कैसे ये मसाला व्यापारी भारत को गुलाम बना लेते हैं। कैसे यह व्यापारी मसाला के नाम पर भारत से कम 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट करते हैं। कैसे व्यापारी भारत में गुलाम बनाने के साथ साथ भारत में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की नींव रखते हैं। कैसे ये व्यापारी कंपनी उस समय के मुगल साम्राज्य जो उत्तर पश्चिम में काबुल कंधार से लेकर पश्चिम में ढाका और दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैले साम्राज्य को समाप्त कर देता है। जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन सहारन। आज हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। समय के भारत को जो इतना कमजोर हो जाता है कि एक व्यापारी कंपनी को दबा नहीं पाता और 200 साल तक गुलाम हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है 125 शेयर धारकों के साथ, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। 31 दिसंबर 1600 के दिन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा इस कंपनी को एक चार्टर दिया जाता है, जिस चार्टर में कंपनी को 15 साल के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया जाता है। उस समय के भारत की अगर स्थिति की बात करें तो उस समय भारत में मुगल शासक अकबर का राज था। अकबर उस समय चीन के बाद सबसे ज्यादा धनी लोगों में से शामिल था, यानी चीन के बाद अगर सेकंड स्थान की बात करें तो अकबर का नाम आता है और अकबर का साम्राज्य उससे कम 20 गुना अधिक था। कैसे ये कंपनी 20 गुना साम्राज्य की जनता पर अपना अधिकार करती है और भारत की जनता को गुलाम बना लेती है। इसकी शुरुआत होती है 1601 के साथ। 1601 में यह कंपनी ब्रिटेन से चलती है और व्यापार करने के लिए इंडोनेशिया पहुंचती है। इंडोनेशिया के इस स्पाइसी आइलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की दाल नहीं गलती है, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले स्पेन, पुर्तगीज और डच वहां पर पहुंच जाते हैं और उनका सबसे बड़ा दबदबा इस क्षेत्र में होता है। इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अगर हम प्रतिस्पर्धा करेंगे तो हमें मुनाफा नहीं होगा। ये कंपनी वापस ब्रिटेन चली जाती है और ये कंपनी 1608 में अगस्त महीने में सूरत में पहुंचती है। इस कंपनी का संचालक होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो अपने हेक्टर जहाज पर सवार होकर सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। सूरत बंदरगाह से वो आगरा पहुंचता है, क्योंकि उस समय आगरा मुगलों की राजधानी होती है। वो कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के सामने पहुंचता है और जहांगीर से विनती करता है कि उसे भारत में सूरत बंदरगाह में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी जाए। जहांगीर उसे अनुमति देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस समय सूरत में पुर्तगालियों का अधिकार होता है। इसके बाद में 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे सूरत में तो अनुमति नहीं मिल पाती, लेकिन उस समय यानी 1550 के बाद विजयनगर का पतन हो जाता है और विजयनगर के बाद दक्षिण इलाका कमजोर हो जाता है, जिससे मसूलीपट्टनम में 1611 में कंपनी के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री खोली जाती है। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई होती है सूरत में पुर्तगीज के साथ, और जिसे इतिहास में बैटल ऑफ सावली के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ सवाली में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पुर्तगीज को हरा दिया जाता है और पुर्तगीज को हराने के बाद में अब ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत क्षेत्र में अपना अधिकार कर लेती है। इससे जहांगीर इंप्रेस हो जाता है और जहांगीर को लगता है कि इस कंपनी में ज्यादा पावर है और ये हमें समुद्र में ज्यादा स्वायत्ता देगी और हमारी जहाजरानी भी सुरक्षित रहेगी। इसके कारण जहांगीर के द्वारा अब कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन कंपनी इससे संतुष्ट नहीं थी। इसके बाद में 1615 में किंग जेम्स फर्स्ट बनते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किंग जेम्स फर्स्ट से निवेदन किया जाता है कि वो अपने ऐसे राजदूत को भेजे जिससे जहांगीर पर ज्यादा इंप्रेशन पड़े और वो हमें ज्यादा स्वायत्ता दे। इसके बाद में किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा जाता है। सर थॉमस रो काफी चालाक व्यक्ति थे। सर थॉमस रो के द्वारा जहांगीर के लिए भारी कीमती तोहफे लेके जाए जाते हैं और वो अपनी बातों से जहांगीर को इम्प्रेस कर लेता है और जहांगीर के द्वारा अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया जाता है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अब सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। इसी फरमान से स्टार्ट होता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और भारत को गुलाम बनाने का सफर।
सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के बाद वो अहमदाबाद, मुंबई, आगरा, पटना और मद्रास जैसे क्षेत्रों में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं 1670 की। 1670 आते-आते कंपनी ने काफ़ी उन्नति कर ली थी, यानी कंपनी को व्यापार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। अब इस फ़ायदे को देखते हुए वहाँ के महाराजा किंग चार्ल्स सेकंड के द्वारा अब कंपनी को एक फरमान जारी किया जाता है, जिस फरमान के द्वारा कंपनी को कुछ स्वायत्तता दी जाती है, जैसे कंपनी को अपने मिंट यानी सिक्के ढालने की अनुमति दी जाती है, कंपनी को किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करने का अधिकार मिल जाता है और सबसे बड़ी बात थी कंपनी को अपनी सेना रखने का अधिकार मिल जाता है। अपनी सेना से वो भारी मात्रा में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का दमन कर देते हैं। 1686 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के गवर्नर जोसिया चाइल्ड के द्वारा औरंगजेब से बंगाल में फैक्ट्री स्थापित करने और व्यापार में ज्यादा स्वायत्तता मांगी जाती है, लेकिन औरंगजेब के द्वारा मना कर दिया जाता है। इससे क्रोधित होकर जोसिया चाइल्ड औरंगजेब पर हमला बोल देता है। वो इस समय भारत में मुगलों की ताकत का एहसास नहीं था, उसे पता नहीं था कि औरंगजेब किस चीज का नाम है। औरंगजेब के द्वारा अपनी छोटी सी टुकड़ी भेजी जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी औकात याद दिला दी जाती है। उसके बाद में औरंगजेब के द्वारा बंगाल, सूरत, पटना, अहमदाबाद में उनकी कंपनी को ताला लगा दिया जाता है। अब कंपनी को समझ में आ जाता है और कंपनी सूझबूझ और धैर्य के साथ काम लेती है। कंपनी औरंगजेब के सामने जाती है और अपने घुटनों पर बैठकर औरंगजेब से माफी मांगती है। औरंगजेब से माफी मांगने में उन्हें 3 साल का समय लगता है। बाद में औरंगजेब के द्वारा उन्हें 1.5 लाख के जुर्माने के साथ माफ कर दिया जाता है और वापस से व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ जाता है कि जब तक औरंगजेब जिंदा है, कंपनी बंगाल पर अपना अधिकार नहीं कर सकती, क्योंकि बंगाल उस समय सबसे बड़ा धनी प्रांत था और भारत के व्यापार का कम से कम 40% भाग बंगाल से होता था और कंपनी की निगाह थी बंगाल पर, लेकिन औरंगजेब के जिंदा रहते ये संभव नहीं था। अब सन आता है 1707, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगलों का पतन आरंभ हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब से पहले जो भी शासक थे, यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक, सभी ने मुगलों की सीमा को बढ़ाया था। यानी बाबर ने दिल्ली से स्टार्ट किया था और औरंगजेब ने इस क्षेत्र को कृष्णा नदी तक फैला दिया था। लेकिन इसके बाद जो भी शासक बनते हैं वो सिंहासन की लड़ाई के लिए सबसे पहले लड़ते हैं और इस सिंहासन की लड़ाई में बहुत सारे योग्य कमांडर मारे जाते हैं और प्रशिक्षित सैनिकों की बड़ी मात्रा में हानि होती है, जिससे अब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है। और इस केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के बाद जो भी बादशाह अब मुगल बादशाह बनता है वह भोग विलासिता में डूबा रहता है। उसे केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केंद्रीय सत्ता में कोई रुचि नहीं लेता। जहां औरंगजेब के द्वारा मराठों को उत्तर की तरफ विस्तार नहीं करने दिया, वहीं अब मराठों के लिए उत्तर की तरफ विस्तार करने का रास्ता खुल जाता है। इसी के साथ केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से, यानी मराठा के कमजोर होने से, उसकी गवर्नर यानी सूबेदार अब अपनी स्वतंत्रता की मांग कर देते हैं और अपने क्षेत्रों में अपनी स्वायत्त सरकार की स्थापना करते हैं, जैसे हैदराबाद का निजाम, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब। इसी के साथ वहां के आसपास के क्षेत्रीय शासक जैसे रोहिला, जाट, अफगान और सिख अब विद्रोह कर देते हैं और अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना करते हैं, जिससे केंद्रीय सत्ता और कमजोर हो जाती है, क्योंकि अब उनके द्वारा इन्हें कर नहीं दिया जाता। जब कर नहीं आएगा, मनी नहीं होगी, तो सेना को पैसे देने के लिए धन नहीं होगा, जिससे सेना कमजोर हो जाएगी। अब मुगल अपनी सेना को कम करने लगे, जिससे वहां की केंद्रीय सत्ता और ज्यादा कमजोर हो गई। अब मराठा दिल्ली की तरफ विस्तार कर रहे थे और मराठा ने लगभग मुगलों के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और अब मुगल अपनी छाया बरमा कर रह गए थे। अब एक होता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, इसमें नादिर शाह के द्वारा ईरान से हमला कर दिया जाता है। यह दिल्ली पर कम से कम 50 दिन तक हमला करता है और दिल्ली की अपार संपदा को लूट कर ले जाता है। यह भारत के बेशकीमती हीरे कोहिनूर को भी ले जाता है और मुगलों के सिंहासन तख्त-ए-तौस को भी लेकर चला जाता है। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के द्वारा हमला किया जाता है
और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भी बहुत ज़्यादा दिल्ली में लूट कर ली जाती है, जिससे अब मुगल और ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। हमने पहले भी देखा जाता है, इस फरमान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और भारत में दस्तक मुक्त व्यापार करने की आज़ादी दी जाती है, जिससे बंगाल में भारी मात्रा में राजस्व की कमी हो जाती है और सिराजुद्दौला और अन्य नवाबों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है, जैसे मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, और सबसे कट्टर तरीके से विरोध किया जाता है सिराजुद्दौला के द्वारा, क्योंकि इस फरमान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो मुक्त व्यापार की आज़ादी थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों की नहीं। ये दस्ता का दुरुपयोग करते हैं और बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। इस फैक्ट्री के विरोध में फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी को सिराजुद्दौला के द्वारा मना किया जाता है कि आप अपनी कंपनी को यहाँ से हटा लीजिए, लेकिन फ्रांसीसियों के द्वारा अपनी कंपनी हटा ली जाती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी मना कर देती है। इससे क्रोधित होकर सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम किले पर हमला बोल देते हैं और बचे खुचे सैनिकों को एक जेल में डाल देते हैं, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे से कमरे में इनको बंद कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारे सैनिकों की मौत हो जाती है। इसकी भारतीय इतिहासकारों के द्वारा अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। इसका बदला लेने के लिए अब रॉबर्ट क्लाइव को मैसूर से बंगाल पर हमला करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव बड़ा ही चालाक व्यक्ति होता है। वो डायरेक्ट हमला करने के बजाय भारत की नब्ज को पहचान चुका था। वह समझ चुका था कि फूट डालो और राज करो की नीति पर वो आगे बढ़ता है और मीर जाफर और जगत सेठ को अपने पक्ष में कर लेता है। वह मीर जाफर को ऑफर देता है कि जैसे ही सिराजुद्दौला हार जाएगा उसे नवाब बना दिया जाएगा। इससे खुश होकर वो सिराजुद्दौला का साथ देता है और वो भारत में सबसे बड़ी गद्दारी करता है, क्योंकि इसी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहला युद्ध जीतती है और भारत का पैसा अपने अधिकार में कर लेती है। अब यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चंद्रनगर के किले पर हमला बोल देती है। सिराजुद्दौला इसे अपनी प्रभुत्ता में हमला मानते हैं और 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला की सेना आपस में टकराती है और इस युद्ध का परिणाम पहले से ही तय था, क्योंकि मीर जाफर जो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था इस युद्ध में भाग ही नहीं लेता। वो सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया जाता है। इसके बाद में कंपनी पलासी के युद्ध में जीत जाती है और वो बंगाल के क्षेत्र में अपना अधिकार कर लेती है। बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद सबसे बड़ी घटना होती है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी अब मराठा महाराष्ट्र से निकलकर उत्तर की ओर विस्तार कर रहे थे। अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली, जिसका पंजाब पर अधिकार था, अब मराठों के द्वारा पंजाब पर कब्जा कर लिया जाता है। उससे क्रोधित होकर अब अहमद शाह अब्दाली और मराठा तीनों पानीपत के तीसरे युद्ध में इकट्ठा होते हैं और युद्ध करते हैं। इस युद्ध का परिणाम इतना भयंकर होता है कि मराठा बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और मराठा के साथ साथ अहमद शाह अब्दाली की भी बहुत ज़्यादा सेनाओं में क्षति होती है, जिससे पानीपत का तीसरा युद्ध ये निर्धारित कर देता है कि भारत पर अब कौन शासन नहीं करेगा। यानी वो युद्ध जिसने ये निर्धारित नहीं किया कि कौन शासन करेगा, वो युद्ध जिसने ये निर्धारित कर दिया कि भारत पर अब कौन शासन नहीं करेगा। इस युद्ध के बाद मराठा अपने क्षेत्र तक सीमित हो जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली भी अफगान चला जाता है। इसी का फायदा उठाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इसी का फायदा देख रही थी और इस रिक्तता का फायदा उठाते हुए 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में हरा देती है। बक्सर के युद्ध में हराने के बाद वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय पर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद की संधि थोपी जाती है। इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल की पूरी दीवानी यानी राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के पैसे से ही भारतीय वस्तु खरीदेगी और ब्रिटेन में बेचेगी, जिससे उसे डबल मुनाफा होगा। हमें समझना होगा कि इससे पहले भारतीय वस्तु को खरीदने के लिए उसे ब्रिटेन से चांदी मंगवाना पड़ता था और चांदी के बदले वो भारत से व्यापार करती थी, लेकिन अब बंगाल से मिले राजस्व से वो बंगाल की वस्तु खरीदेगी, यानी पैसा भी भारत का, वस्तु भी भारत की और मुनाफा ब्रिटेन को होगा। इसके बाद में
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उत्तर में लगभग क्षेत्रों पर अपना कब्जा स्टार्ट कर दिया जाता है। उसे सबसे बड़ी चुनौती मिलती है मैसूर में, यानी दक्षिण में। दक्षिण में टीपू सुल्तान को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, क्योंकि टीपू सुल्तान उस समय का एकमात्र शासक ऐसा था जो अपनी सोच को वैज्ञानिक रखता था, क्योंकि उसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, अपनी सेना को फ्रांसीसी मॉडल पर प्रशिक्षित किया, अपने राज्य में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, उसने मिसाइल भी लॉन्च की और उसे ये भी समझ में आ गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराना है तो अपनी वित्तीय शक्ति को मजबूत करना होगा, और वित्तीय शक्ति मजबूत होगी व्यापार से। इसलिए उसने आधुनिक तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया। अब मैसूर पर हमला किया जाता है। मैसूर पर भी वो डायरेक्ट हमला नहीं करते। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदर अली की। हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिता थे, उन पर 1767 में पहला हमला किया जाता है। इसे हम आंगल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। ऐसे 4 युद्ध होते हैं, जिसमें तीसरा युद्ध होता है आंगल मैसूर तृतीय युद्ध टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान के साथ तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में मराठा भी होते हैं, उसके अगेंस्ट में निजाम भी होते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। ये तीनों संयुक्त रूप से टीपू सुल्तान पर हमला बोल देते हैं और टीपू सुल्तान को 1793 में श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ती है और उस पर सालाना 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और उसके 2 बेटों को अपने अधिकार में कर लिया जाता है। यह ऐसा किया जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि अगर टीपू सुल्तान के पास धन होगा तो अपनी नौसेना को मजबूत करेगा, व्यापार को मजबूत करेगा, और यही एकमात्र शासक ऐसा है जो वैज्ञानिक तरीके से सोचता है, ब्रिटिश की सही नब्ज को पकड़ सकता है, इसलिए उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। उसके बाद में 1799 में श्रीरंगपट्टम में युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों शहीद हो जाता है, यानी वो लड़ते लड़ते मरता है। अब तक भारतीय शासकों में एकमात्र ऐसा शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मारा गया था। के बाद में कंपनी के द्वारा मैसूर पर अधिकार कर लिया जाता है और दक्षिण अब उनके अधिकार में आ जाता है। अब बचती है सबसे बड़ी शक्ति मराठा। मराठों के साथ भी 1782 में युद्ध होता है, लेकिन मराठों के साथ 1782 में सालबाई की संधि कर ली जाती है और इस सालबाई की संधि में 20 साल के लिए अब मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब इस 20 साल का फायदा उठाते हैं अंग्रेज, क्योंकि ये मैसूर पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं और बंगाल पर भी उनका कब्जा हो जाता है, जिससे उनके पास धन की अपार संपदा हाथ में लग जाती है और इससे वो अपनी सेना का आधुनिकीकरण करते हैं और अपनी सेना को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। अब आता है 1803। 1803 में मराठा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि मराठा आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और इस आपसी फूट का फायदा उठाते हैं अंग्रेज, और अंग्रेजों के द्वारा 1818 में मराठों को समाप्त कर दिया जाता है। युद्ध में उनकी हार होती है और नवाब के पद को खत्म कर दिया जाता है और बचे खुचे मराठों को छोटी छोटी स्वायत्तता देकर उन्हें सीमित कर दिया जाता है। अब बचता है पंजाब राज्य। महाराजा रणजीत सिंह का शासन था और महाराजा रणजीत सिंह इतने शक्तिशाली थे कि एशिया में उनकी सेना दूसरे नंबर पर थी, यानी पहले नंबर पर थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे नंबर पर थी रणजीत सिंह की सेना। इसलिए अंग्रेजों ने अब वेट किया। 1940 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद अंग्रेज में भी यही लड़ाई होती है सिंहासन की और पंजाब में सिख कमजोर हो जाते हैं और इसका फायदा उठाकर 49 में डलहौजी के द्वारा पंजाब को अपने क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सहायक संधि और इसके द्वारा विलय यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और कुशासन की नीति अपनाई जाती है। इस कुशासन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सहायक संधि के द्वारा बचे कुछ क्षेत्रों को भी अपने क्षेत्र में कर लिया जाता है। यानी हैदराबाद, अगर हम सहायक संधि की बात करें तो हैदराबाद का निजाम पहला ऐसा शासक होता है जो सहायक संधि को अपनाता है। सहायक संधि में कुछ नहीं होता, हैदराबाद का नवाब अब अपनी यहाँ सेना नहीं रखेगा, इसकी सीमा की सुरक्षा की जाएगी इसकी सीमा की सुरक्षा की जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और इसके बदले ये धन देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना भी बढ़ रही है और उसे अपनी कंपनी को धन भी नहीं देना पड़ रहा, अपने सैनिकों को धन दे रही है अब दूसरे राज्य यानी भारतीय राज्य। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है।
और धीरे धीरे सब पर सहायक संधि लाद दी जाती है। दूसरा होता है उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, यानी कोई भी महाराजा जिसका अगर मेल उत्तराधिकारी नहीं है, पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो वहां पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी उसे अपने अधिकार में कर लेगी। इस आधार पर झांसी, सतारा, उदयपुर जैसे क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया जाता है। कुशासन के आधार पर किया जाता है अवध के नवाब को हटाकर कुशासन के आधार पर उसे अपने अधिकार में कर लिया जाता है। 1857 आते आते सभी में अंग्रेजों को लेकर इतनी ज्यादा आग भड़क जाती है और इस बारूद को चिंगारी दी जाती है मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे के कारतूस विरोध ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। इस क्रांति में अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को इसका सेना नायक बनाया जाता है और जैसे ही 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया जाता है, उसके बाद में बहादुर सिंह जफर को बंदी बना लिया जाता है। बहादुर सिंह जफर के सभी बेटों को उनके सामने मार दिया जाता है और बहादुर सिंह जफर को रंगून भेज दिया जाता है और रंगून में 1862 में बहादुर सिंह जफर की मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी 1857 के विद्रोह के बाद समाप्त कर दिया जाता है और भारत में स्टार्ट होता है ब्रिटिश क्राउन का राज। व्यापारी कंपनी भारत को मसाले के नाम पर गुलाम बनाती है और भारत से 40 ट्रिलियन डॉलर लूट कर ले जाती है और अंग्रेज इस तरह हम पर 200 साल तक अधिकार करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।